हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा ये राष्ट्रीय आंदोलन का सेशन चल रहा था और राष्ट्रीय आंदोलन में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। और प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को बच्चों, ठीक है ना। तो हम देखेंगे बच्चों कि किस प्रकार से पीछे हमने जो वीडियो में पढ़ा था, क्रिप्स मिशन जब भारत आता है और क्रिप्स मिशन वापस से हमें डोमिनियन स्टेट देने का प्रयास करता है, तो हम जो है या फिर हमारे जो नेता थे बच्चों, वे उसे लेने से इनकार कर देते हैं। तो इनकी प्रतिक्रिया क्या थी, जो सरकार थी ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ, इनकी प्रतिक्रिया थी कि इसे अपनाओ या फिर छोड़ दो, ठीक है ना। यानी कि इसे मान लो या तो फिर अब छोड़ दो कि अब ब्रिटिश सरकार जो है आपके लिए कुछ करेगी। अब महात्मा गांधी के दिमाग में ये हुआ, अरे यार ये तो हमारे ही ऊपर राज कर रहे हैं और हमसे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो अब महात्मा गांधी ने सोच लिया कि अब फाइनली इनके बारे में डिसीजन लेना अब जरूरी हो चुका है। बहुत हो गया यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अब तो हम फाइनली इनके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। और इस आंदोलन के लिए फटाफट उन्होंने कांग्रेस से, जो कांग्रेस की कार्य समिति है उसकी बैठक बुलाई बच्चों, ठीक है ना। और कांग्रेस की कार्य समिति की जो बैठक है बच्चों, वो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित की जाती है। याद रखिएगा, वर्धा के अंदर जो है 14 जुलाई 1942 के दिन जो है ये कमेटी अपना बैठक आयोजन करती है। और यहीं पे गांधी जी ने प्रस्ताव रखा, देखो बच्चों अब जो है हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ने वाले हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि हमारे ऊपर ही शासन कर रहे हैं और हम ही से धौक जमा रहे हैं कि इसे अपनाओ या तो छोड़ दो। अब चूंकि गांधी जी को भी इस बात का पता था कि अंग्रेज इस समय बुरी तरह से हार रहे हैं, जगह जगह पे बम गिराए जा रहे हैं बच्चों, जापान के द्वारा या फिर जर्मनी के द्वारा। ये उस समय की बात चल रही है बच्चों, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और कहीं ना कहीं ब्रिटेन जो है अपने बैकफुट पे था और जर्मनी जो है बच्चों वो ताबड़तोड़ हमले करते जा रहा था। आप देखेंगे कि बंगाल में भी जो है कुछ बम गिराए गए थे बच्चों, जिससे वजह से जो बिहार के लोग थे या फिर जो यूपी के लोग थे, पूर्वी यूपी के लोग, वे लोग पहुंच गए थे कानपुर आदि साइड में। क्योंकि आप देखेंगे कि बंगाल आदि में बमों का जो है एक कह सकते हैं कि 2 4 5 10 बम गिराए गए थे, क्योंकि ब्रिटेन वाले जो वहाँ पे अपना एक पूरा का पूरा साम्राज्य बना कर रखे हुए थे, तो उसके ऊपर जापान वालों ने हल्का फुल्का एक आध बमबारी कर दी थी बच्चों, ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि इस आंदोलन को स्टार्ट करने के लिए बहुत सी जो है मजबूरियां भी थी कह सकते हैं, या फिर बहुत सारे जो कारण थे इस आंदोलन को स्टार्ट करने के लिए। मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है क्या वो कारण थे कि इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया। तो आइए देखते हैं। पहला में यहाँ पे क्रिप्स मिशन की असफलता, जो संवैधानिक मुद्दों पे बात करनी थी बच्चों, संवैधानिक मुद्दों पे बात करने पर जो इनकी जो असफलता आती है क्रिप्स मिशन की, उसकी वजह से गांधी जी ने यहाँ पे एक प्रस्ताव पारित किया, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया वर्धा के अंदर। फिर आप देखेंगे आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई, क्योंकि जब ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में लगा हुआ था तो कहीं ना कहीं जो है बच्चों भारतीय वस्तुओं का वहाँ पे बहुत तेज़ी से यूज किया जा रहा था। और भारतीय वस्तुओं का जो है बाज़ार में, भारतीय बाज़ार में जब मांग का कह सकते हैं उस वस्तुओं की कमी आ जाती है और मांग अपने लेवल पे ही रहती है बच्चों, तो मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है। दूसरे यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बंगाल आदि में जो समुद्र वगैरह में आप कह सकते हैं कि जो मछुआरे थे वे जाकर के मछलियाँ आदि मार के लाते अपना जीविका चलाते थे, उनकी नाव को भी इन्होंने कब्जा कर लिया था ताकि जो जापानी सेना है वो इनकी नाव का यूज़ न कर ले ब्रिटेन विरोधी रूप में बच्चों, ठीक है ना। तो फिर आगे आप देखेंगे कि दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटेन का पराजय, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में जापान का कब्जा हो जाता है और वहाँ से ब्रिटेनियों को जो है अंग्रेज़ों को दौड़ा दौड़ा के वो मारते हैं और अंग्रेज़ जो है वहाँ से जल्दी से अपना सारा सामान उठाकर भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये भी एक कारण था इस आंदोलन को स्टार्ट करने का, क्योंकि अंग्रेज इस समय बैकफुट पे आ चुके थे, बहुत कमज़ोर हालात में थे, इसलिए यहाँ पे ये आंदोलन जारी रखना भी बहुत ज़रूरी था बच्चों, ठीक है। फिर आप देखेंगे वर्मा व मलाया को खाली करने के तौर तरीके से भी जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि आप देखेंगे जिस प्रकार से वर्मा और मलाया के ऊपर जापानियों ने बम गिराए बच्चों, और बम गिराने की वजह से जल्दी जल्दी अपना माल और पैक करके भागने का प्रयास किए और वहाँ की जनता को जिस हालात में वो थे उसी हालात में वो छोड़ के चले गए। उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि तुम तो जरूर बम से मरो या किसी भी चीज़ से मरो, हम अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि जब भारतीय जनता ने देखा
कि जिस प्रकार से ये बर्मा से मलाया से भागे हैं, उस प्रकार से हमारे यहाँ हो सकता है कि बम जब गिरने लगे तो भाग जाएंगे, और जब हमारे यहाँ बम गिरने लगेगा भाग जाएंगे तो अब हम भी उसके साथ साथ क्या होंगे, मरना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इससे पहले सुभाष चंद्र बोस जो है, जब उनको 1941 के आसपास नज़रबंद करके रखा गया था, तो ब्रिटेन के हाथों से वो सीधे सीधे भाग जाते हैं बच्चों। और भागने के बाद वो सीधे सीधे कहाँ पहुँच जाते हैं, सोवियत संघ पहुँच जाते हैं। लेकिन बाद में देखते हैं कि जब सोवियत संघ भी मित्र राष्ट्रों के साथ हो जाता है, तो फिर वे वहाँ से जर्मनी आ जाते हैं, और जर्मनी से जो है जापानी पनडुब्बी में सवार होकर के बच्चों जापान टोक्यो चले जाते हैं, ठीक है ना। और उनका वहाँ पे जाना, कह सकते हैं कि जापान का भारतीयों पे आक्रमण रोकने के लिए एक बहुत बड़ा वो जिम्मेदारी उन्होंने निभाया, क्योंकि जब वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस पहुँच जाते हैं तो उन्होंने शायद जापान जो भारत पे हमला करने वाला था उस हमले को न कर दिया बच्चों, क्योंकि जापान में इन्होंने बहुत बढ़िया एक कह सकते हैं कि माहौल तैयार किया, और जापानियों के साथ मिल करके आप आगे देखेंगे, जब इस सेशन के बाद हम पढ़ेंगे बच्चों, आज़ाद हिंद फौज का वहाँ पे निर्माण करना बच्चों, ठीक है ना। तो आप देखेंगे बर्मा और मलाया जब अंग्रेज़ खाली करके जाते हैं, जनता को जिस हालात में छोड़ के जाते हैं, उससे भी भारतीय जनता जो है वो थोड़ा सा क्रोधित हो जाती है और इस आंदोलन की ओर अग्रसर होती है बच्चों, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि जनता द्वारा जापानी आक्रमण का विरोध न किए जाने की आशंका, महात्मा गांधी को आशंका थी कि अगर जापानियों ने हमारे ऊपर हमला किया तो हमारी जनता जो जापानियों के खिलाफ कोई भी विरोध यहाँ पे नहीं करेगी, क्योंकि अंग्रेज खुद ही दुश्मन है हमारे। अगर ऐसा हुआ तो जापान एक कब्जा जाएगा, दूसरे का कब्जा हमारे ऊपर आ जाएगा। अगर मान लीजिए ब्रिटेन हमारे यहाँ से भाग जाता है तो जापान मजबूत हालात में है और वो हमारे ऊपर कब्जा करेगा। तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को ये भी डर था। इस वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट करने के लिए ये पाँचों के पाँचों जो पृष्ठभूमियाँ हैं वो मुख्य रूप से जो है भूमिका निभाते हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस आंदोलन को किस प्रकार से प्रारंभ किया गया, ये आंदोलन कहाँ तक एक व्यापक रूप ले पाता है बच्चों, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आंदोलन का जो प्रारंभ है वो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर बच्चों, कहाँ पे, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 को बैठक का आयोजन किया गया। याद रखिएगा, नेहरू जो है इस पक्ष में नहीं थे, नेहरू इस आंदोलन को स्टार्ट करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में वो भी मान जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आंदोलन स्टार्ट कब से होता है, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कब हुआ, देखिए यहाँ पे तो प्रस्ताव रखा गांधी जी ने कि देखिए हम एक आंदोलन स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्धा के अंदर। 14 जुलाई 1942 के दिन गांधी जी ने एक प्रस्ताव रखा, हमें इस प्रकार का जो है एक आंदोलन चलाना चाहिए, ठीक है बच्चों। लेकिन आंदोलन चलाया कब से जाता है, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो बैठक आयोजित होती है 8 अगस्त 1942 को, इसी दिन जो है आंदोलन का आयोजन किया जाता है, आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है बच्चों। और आंदोलन को प्रारंभ करने के साथ साथ गांधी जी बहुत सारी चीज़ों पे वहाँ पे बात करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे गांधी जी ने जब ये आंदोलन स्टार्ट किया और आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने जब लिया, तो यहाँ पे बताया गया, उन्होंने जनता से आग्रह की कि भारत में ब्रिटेन शासन जो है वो तुरंत समाप्त किया जाए, यानी कि इस आंदोलन के द्वारा जो है हम ब्रिटेन का जो शासन है भारत से बहुत जल्दी समाप्त करेंगे बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि आप देखेंगे कि जो पीछे हमने असहयोग आंदोलन देखा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन देखा था, इन दोनों आंदोलनों से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा व्यापक जो है जन प्रतिक्रिया इस आंदोलन के अंदर मिलती है बच्चों, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि इन्होंने पहले कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन तुरंत समाप्त किए जाएं। अगला बात था कि देखिए स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फांसीवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वयं की रक्षा करेगा और अपनी अक्षुण्णता बनाए रखेगा। देखिए हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हमें किसी औपनिवेशिक सरकार की ज़रूरत नहीं है। स्वतंत्र जो भारत होगा ना, वो खुद ही फांसीवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वयं की रक्षा कर सकता है, इतनी क्षमता है हमारे पास, ठीक है। ये क्षमता आई कहाँ से, ये क्षमता बच्चों देशवासियों के उत्साह की वजह से आती थी। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किस प्रकार से जापान जो है इस विश्व युद्ध में और जर्मनी ने इस विश्व युद्ध में जो है दौड़ा दौड़ा कर ब्रिटेन को मार रहे थे। तो ये भ्रम भी टूट गया था कि ब्रिटेन जो है अपराजय है, यानी ब्रिटेन को भी पराजित किया जा सकता है, बस प्रतिद्वंदी वैसा होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने कहा कि देखो भैया, हम स्वतंत्र रहकर भी फांसीवादी और साम्राज्यवादियों से अपनी जो है रक्षा कर सकते हैं, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है अब हमको, ठीक है ना। अब यहाँ पे अंग्रेज़ों के वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी, ताकि जब तक हम संविधान न बना लें तब तक क्या ऐसे ही देश चलता रहेगा क्या, नहीं ना। तो अंग्रेज़ जैसे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक अस्थायी सरकार बनाएंगे
उसके बाद संविधान का निर्माण करेंगे, उसके बाद एक स्थायी सरकार का गठन कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। ये गांधी जी का कहना था। फिर अगला देखेंगे, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन, क्योंकि कहा गया पूरी की पूरी जनता से, जितने भी छात्र थे, जितने भी वहाँ पे जनता थी, अलग अलग वर्ग के जो लोग थे, उनसे कहा गया कि देखिए आप लोग को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में समर्थन देना है। सविनय अवज्ञा का मतलब है कि हम जो है अंग्रेज़ों के किसी भी कानून को नहीं मानेंगे, हम उनकी अवज्ञा करेंगे। तो यहाँ पे जो है सरकारी सेवकों से कहा गया आप भले ही इस्तीफ़ा न दीजिए सरकारी पदों से, लेकिन आप कांग्रेस के प्रति जो है प्रतिष्ठा को बनाए रखें बच्चों, ठीक है ना। आगे छात्रों से कहा गया अगर आप ज़रा सा भी कांग्रेस के ऊपर भरोसा करते हैं, महात्मा गांधी के नेतृत्व पे भरोसा करते हैं, तो आप लोग कॉलेजों से इस्तीफ़ा दे दीजिए और आंदोलन में सक्रिय होइए बच्चों, ठीक है। महिलाओं से भी यहाँ पे कहा गया, सैनिकों से भी कहा गया कि सैनिक भले ही आप ब्रिटिश सेना में भाग रहें, ब्रिटिश सेना के एक पार्ट रहें, लेकिन आप अपनों के ऊपर गोलियां ना चलाएं, अपने भारतीयों के ऊपर गोली ना चलाएं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे वकीलों से कहा गया कि आप वकालत छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम वकालत करते रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम जो है अभी भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो किसानों को कहा गया कि देखिए उस जमींदार को आपको लगान नहीं देना है जो ब्रिटेन का पक्ष में रहता है, जो ब्रिटेन सरकार के पक्ष में रहता है, उस जमींदार को आपको लगान नहीं देना है। हाँ, उस जमींदार को आप लगान दे सकते हैं जो आपके साथ रहता है, जो सरकार का विरोधी है बच्चों, उसको आप लगान दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की जो घोषणाएं हैं वो महात्मा गांधी करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी याद रखिएगा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन को भी हम कह सकते हैं एक सविनय अवज्ञा की तरह देखा जा रहा था बच्चों, ठीक है ना। लेकिन ये आंदोलन इस समय चला था बच्चों जिस समय ब्रिटेन जो है द्वितीय विश्व युद्ध में व्यस्त था, और मुझे लगता है ये बहुत ही सही समय था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भी बार बार इसी चीज़ को कहते थे, ब्रिटेन जो है अभी उलझा हुआ है, अगर हम एक अच्छा प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें आज़ादी बहुत जल्दी मिल सकता है बच्चों, ठीक है। आइए यहाँ पे कुल मिला जुला करके जो है गांधी जी को संघर्ष का नेता घोषित कर दिया गया, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में संघर्ष के जो नेता के तौर पे गांधी जी को यहाँ पे घोषित किया गया, और सारी की सारी सत्ता जो है गांधी जी को दे दी जाती है कि आप जो है आंदोलन संभालिए। और गांधी जी ने कहा कि देखिए जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको एक मूल मंत्र देता हूँ, इसे आप अपने हृदय में सजो लीजिएगा। और वो मूल मंत्र क्या था? करो या मरो। इस बार या तो आज़ादी आ जानी चाहिए, या तो हमारे लहू बहेंगे, रक्त बहेंगे, और हम यहाँ से पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे गांधी जी जो है अहिंसा से हिंसा की तरफ भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है बच्चों, करो या मरो। तो उन्होंने, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ों का अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि महात्मा गांधी जैसा एक व्यक्ति जो अपने आप को संतुलित अवस्था में रख सकता था, वो भी जो है अहिंसा को त्याग करके हिंसा की पद्धति अपनाने पे मजबूर हो जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। और ये बार बार जो है सुभाष चंद्र बोस कहते आ रहे थे कि नहीं, ये अहिंसा से नहीं मानने वाले, नहीं मानने वाले, लेकिन उनकी बातें कोई नहीं मानता था बच्चों। अगर ये नेतृत्व तो उनके हाथों में होता तो कुछ और ही परिदृश्य होता हमारे भारत का बच्चों, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे यहाँ पे, अब जैसे ही यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होती है, सरकार अब यहाँ पे रिस्क नहीं लेने वाली थी। सरकार खुद ही जो है एक कह सकते हैं कि परेशानी में थी, वहाँ पे जो आंदोलन चल रहा था, और इस वजह से सरकार ने कहा कि जल्दी बंद करो, क्योंकि अगर हम नेतृत्व ख़त्म कर देंगे तो आंदोलन ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेन एम था कांग्रेस का नेतृत्व ख़त्म करना, अगर नेतृत्व ख़त्म हो जाएगा तो आंदोलन का कोई लीडर नहीं रहेगा। इसी वजह से जो है जैसे ही 8 अगस्त 1942 को यहाँ पे आंदोलन की घोषणा होती है, 9 अगस्त 1942 के सुबह ही सुबह सबको उठा लिया जाता है। जितने कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे बच्चों, जो आंदोलन को लीड कर सकते थे, पूरे भारत में उठा लिया गया। और बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि लगभग 65,000 लोगों की यहाँ पे गिरफ्तारियाँ हुई थी। कई किताब में 60,000 भी लिखा गया है बच्चों, ठीक है ना। तो 60 से 65,000 तक जो है गिरफ्तारियाँ यहाँ पे हो चुकी थी भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर बच्चों, ठीक है ना। अब जो है आप देखेंगे गांधी जी भी बहुत चालाक थे, गांधी जी पहले ही घोषणा कर चुके थे, हो सकता है कि हम आंदोलन को लीड करने के लिए न रहें, हो सकता है कि हम आंदोलन को लीड न कर पाएँ, तो आंदोलन आपको ही चलाना है। जितने भी युवा कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, या फिर जितने भी जिम्मेदार नागरिक हैं भारत के, वे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और होता भी ऐसे है, अंग्रेज़ों का सोचना था कि अगर हम नेतृत्व को गिरफ्तार कर लेंगे
एक उच्च नेतृत्व को गिरफ्तार करने से आंदोलन समाप्त हो जाएगा, तो शायद उनकी ये बड़ी भूल थी। और आप देखेंगे कि गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके जो है आगा पैलेस में नज़रबंद किया गया था। आगा जो पैलेस है बच्चों, आगा खान पैलेस, उसके अंदर गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू को वहाँ पे नज़रबंद करके रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखेंगे, जो कि आपके पहले राष्ट्रपति बने हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये भी कांग्रेस के जो है एक शीर्ष नेतृत्वकर्ता थे, और इस वजह से इनको भी उठा लिया गया, क्योंकि ये रहेंगे तो आंदोलन और आगे बढ़ाते रहेंगे बच्चों, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया बच्चों। और बहुत सारे क्रांतिकारियों के सामने आप कह सकते हैं कि व्यापक तौर से जब जनता इसके अंदर कूदती है बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी की घोषणा के बाद, तो आप देखेंगे विदेशी कपड़ों की होली जलाते हैं, या फिर बहुत जगहों पे धरने प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं बच्चों। और यहाँ पे पुलिस से झड़प भी हो जाती है, पुलिस ने गिरफ्तार भी करती है, लाठियाँ भी बरसाती हैं, कुछ लोगों को गोलियाँ भी मार दी गई। और आपको डेटा जान के हैरानी होगी, इस भारत छोड़ो आंदोलन में लगभग जो है 10,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी बच्चों, ठीक है ना। 10,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, तब जा कर के हमें जो इस स्वतंत्रता का आज आनंद मिलता है। और आज कोई भी चुतिया खड़ा होकर के बोल देता है कि क्या किया है उन्होंने। आज भारत के आज़ादी पे जो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, उनको याद करना चाहिए कि जितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है, हमारी स्वतंत्रता का जो एक एक क्षण है बच्चों, वो उनके लिए ऋणी है। याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे देखते हैं यहाँ पे, जब इस प्रकार की घटना होती है, पूरी की पूरी जो जनता है वो उग्र हो जाती है, और पूरे भारत में एक व्यापक जन आंदोलन छिड़ जाता है। और व्यापक जन आंदोलन छिड़ने की वजह से समानांतर सरकारों की यहाँ पे गठन होना स्टार्ट हो जाती है बच्चों। और ये समानांतर सरकार 3 मुख्य रूप से आपको याद रखने हैं बच्चों, ठीक है ना। पहली समानांतर सरकार जो है वो बलिया उत्तर प्रदेश, वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, ठीक है बच्चों। तो बलिया के अंदर जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे चित्तू पांडे। याद रखिएगा, चित्तू पांडे जो है बलिया के अंदर इसका नेतृत्व कर रहे थे। और अगस्त 1942 में केवल 1 सप्ताह के लिए इन्होंने समानांतर सरकार की स्थापना कर दी। और जो जिलाधिकारी थे, जिलाधिकारी को हटा करके वहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया जाती है बच्चों, और 1 सप्ताह तक जो है अपना स्वशासन चलाया जाता है। उसे ही कहते हैं बच्चों समानांतर सरकार। बात समझ में आई। तो चित्तू पांडे ने जो है अगस्त 1942 के अंदर जो है जिलाधिकारी के सारे अधिकार को छीन लिया, और 1 सप्ताह के लिए जो है वहाँ पे समानांतर सरकार की स्थापना कर दी। जब तक कि वहाँ पे कोई ब्रिटिश सेना पहुँचती, तब तक वहाँ से सारे लोग फरार हो गए थे, क्योंकि अब जानते हैं बलिया वाले हैं, ठीक है ना। याद ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे है बेटा यहाँ पे बंगाल के जो मिदनापुर था बच्चों, मिदनापुर में था एक तामलुक, ठीक है बच्चों। तामलुक में जो है बच्चों समानांतर सरकार के रूप में जाति सरकार की स्थापना होती है, ठीक है ना। और कब से कब तक? दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक जातीय सरकार की स्थापना होती है। और जातीय सरकार ने जो समानांतर सरकारें वहाँ पे बनाई थी, उसमें जो है गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया, ठीक है। जो भी कांग्रेसी जो है जेलों में बंद थे, उनको रिहा किया गया। जो भी कांग्रेसी जेलों में अंग्रेज़ों के द्वारा दमन के द्वारा जो है उनको बंद किया गया था, उन सभी लोगों को बाहर निकाला गया। गरीबों को जो है कह सकते हैं कि आवाज़ दिए गए, गरीबों को घर दिए गए, गरीबों का यहाँ पे मदद किया गया, शिक्षा व्यवस्था पे काम किया गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि थोड़े समय के लिए ही, लेकिन समानांतर सरकार की यहाँ पे स्थापना कर दी जाती है जातीय सरकार के रूप में बच्चों, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे महाराष्ट्र में जो सतारा है बच्चों, महाराष्ट्र के अंदर जो सतारा है, यहाँ पे आप याद रखेंगे, एक नोट करके अपने कॉपी के अंदर, कि सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार कहाँ पे बच्चों? सतारा की थी। और सबसे पहले समानांतर सरकार की स्थापना बलिया उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर 1943 के मध्य से 1945 तक जो है समानांतर सरकार चलती है बच्चों। और सबसे लंबे समय तक सतारा में ही समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी बच्चों, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे आप, ये जो यहाँ पे जो समानांतर सरकार थी बच्चों, उसे प्रति सरकार के नाम से भी जानी गई बच्चों, ठीक है। यानी कि सतारा में ये सरकार प्रति सरकार के रूप में जानी गई। और जो कह सकते इसके नेतृत्वकर्ता वाई.वी. चक्रहाण और नाना पाटिल थे, ठीक है। वाई.वी. चक्रहाण और नाना पाटिल जो थे, वे समानांतर सरकार की स्थापना करते हैं कहाँ पे? सतारा, महाराष्ट्र के अंदर बच्चों, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब इन सब में
आंदोलन में बच्चों लगभग 1 साल बीत जाता है, और जब लगभग 1 साल बीतता है तो वहाँ पे जनता में थोड़ा-सा कह सकते हैं कि मायूसी छाने लगती है, ठीक है? क्योंकि कोई भी आंदोलन जब लंबे समय तक खिंच जाता है तो वहाँ पे थोड़ा-सा निष्क्रियता का समय आने लगता है। तो गांधी जी को लगा अच्छा ये बात है, रहो यहाँ पे, अब एक और कार्ड खेलना पड़ेगा, ठीक है ना? तो गांधी जी ने बच्चों उपवास रख दिया 21 दिनों का आगा खां पैलेस में। 21 दिनों का उपवास रखा, और जनता को जैसे ही ये बातें पता चली, जनता और उग्र हो जाती है। और जनता उग्र होने का मतलब गांधी जी यही तो चाहते थे कि आंदोलन सुस्तावस्था में ना आए, बल्कि आंदोलन को अपने चरम पे जाना चाहिए। और उसके लिए गांधी जी ने यहाँ पे एक और मौका लगाया और 21 दिनों का उपवास रखा। ब्रिटेन सरकार भी खुश कि अब गांधी जी जो है मर ही जाएंगे, ठीक है ना? अब ये जो है इतने भूखे हैं, 21 दिन से इनको कुछ नहीं दिया गया है, अब ये ससुर जो है अब निपट जाएंगे। लेकिन गांधी जी भी बहुत चालाक थे, कहा कि नहीं बेटा, मरेंगे तो नहीं, तुम्हारे आज़ादी देखे बिना तुम मर नहीं सकता मैं यहाँ पे। गांधी जी ने 21 दिनों के बाद जो है अपना भूख हड़ताल जो है टाल दिया, और कहा कि नहीं, मैं तो मरने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तुमको भगाऊंगा यहाँ से, ठीक है बच्चों? इसलिए आप देखेंगे कि गांधी जी ने जो आगा खां पहले से 21 दिनों का भूख हड़ताल करते हैं, उससे जनता, महिलाओं, मजदूर और किसानों के अंदर जो है एक प्रकार से उत्साह उत्पन्न हो जाता है, और वे सभी आकर के आगा खां पैलेस को घेर लेते हैं, गांधी जी को रिहा करने की मांग करते हैं बच्चों। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बार फिर से आंदोलन जो है उठकर खड़ा हुआ और अपने नेतृत्व की तरफ बढ़ने लगा बच्चों, ठीक है? अब याद रखेंगे कि इस आंदोलन में कौन कौन सी पार्टियां थी, कौन कौन से दल थे जो भाग नहीं लिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर। तो पहले ही बात करेंगे इस मुस्लिम लीग की। ये तो पहले ही से जो थे तटस्थ थे कि हम भाई इसमें भाग नहीं लेंगे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि इन्होंने मुखबिरी नहीं की, बल्कि वहाँ पे क्रांतिकारी जो भी सत्याग्रही थे उन सबको इन्होंने आश्रय दिया। तो इसलिए इनको जो है थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि चलिए आपने भाग नहीं लिया, लेकिन आपने मुखबिरी भी नहीं की, आपने जो है अंग्रेज़ों का साथ भी नहीं दिया वहाँ पे, ठीक है ना? फिर बात करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी की। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया, लेकिन बहुत सारे जो कम्युनिस्ट नेता थे वे भी इस सत्याग्रह के अंदर, इस आंदोलन के अंदर जो है वे सक्रियता से भाग लेते हैं। फिर आप देखेंगे यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ बंगाल जो है, ये भी जो है आप कह सकते हैं कि भाग नहीं लेती है भारत छोड़ो आंदोलन में, और हिंदू महासभा आदि ने भी जो है अब भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ठीक है? तो इन पार्टियों, अगर आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि निम्न में से किसने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, तो आप जो है अच्छे से वहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है ना? अब ज़रा था 2 नाम बेटा आपको याद रखने हैं, क्योंकि महिलाओं के अंदर जो है सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, और आप कह सकते हैं कि सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, ये लोग बहुत उच्च कोटि से कह सकते हैं कि महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी। इस आंदोलन की एक खास बात ये थी कि महिलाएं बहुत ही जो है कह सकते हैं कि अपने आप को जो है उत्कृष्टता के साथ आगे रख रही थी आंदोलन में बच्चों। जैसे कि आप देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं राम मनोहर लोहिया की। बम्बई में ये नियमित रूप से जो है रेडियो प्रसारण इन्होंने किया। रेडियो प्रसारण से करते क्या थे? जनता में उत्साह भरते थे, संदेश पहुंचाते थे, क्रांतिकारी राजनीतिक कह सकते हैं, राजनीतिक जो है शिक्षा वहाँ पे दिया जाता था। इससे वहाँ पे संदेश भेजने के लिए बहुत जो है नियमित जो रेडियो स्टेशन था, उससे इन्होंने जनता को कंट्रोल किया बच्चों। और अंग्रेज़ों ने धड़ाधड़ प्रेस पर भी प्रतिबंध लगाना प्रारंभ किया, और फाइनली जो है राम मनोहर लोहिया को भी गिरफ्तार कर ही लिया जाता है। लेकिन राम मनोहर लोहिया को जरूर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन भूमिगत रेडियो का प्रसारण करती थी उषा मेहता। उषा जो मेहता थी, उन्होंने भूमिगत रेडियो का प्रसारण किया, और उनको कोई जान ही नहीं पाया कहाँ से रेडियो का प्रसारण हो रहा है। और बच्चों आपको याद रखना है, इस रेडियो प्रसारण से जनता में उत्साह भरा जाता था, जिससे कि जनता जो है सुस्तावस्था की तरफ न जाए, बल्कि एक जुनून के साथ अंग्रेज़ों का यहाँ पे सामना करे बच्चों, ठीक है? तो ये था आपका पूरा का पूरा भारत छोड़ो आंदोलन, और इससे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको बताया। याद रखिएगा, इससे एक प्रश्न और बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे बच्चों, ठीक है ना? लॉर्ड लिनलिथगो, भारत छोड़ो गो, ठीक है बच्चों? इसलिए कह सकते हैं कि लॉर्ड लिनलिथगो जो थे इस समय वायसराय थे। तो बच्चों आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।